आ जा जल्दी। हम लोग वर्ल्ड मैप में पढ़ रहे थे, है ना। लगभग हमने एशिया के सारे कंट्रीज के बारे में जान लिया था, जिसमें हमने सार्क के बारे में पढ़ा था, आसियान देश के बारे में पढ़े थे। उसके अलावा हम कुछ वेस्टर्न एशिया के बारे में पढ़े थे, है ना। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? 5 देश। सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5 देश। कौन कौन आते हैं? KKTTU, बता देना। KKTTU। कौन हल्ला कर रहा है आपस में? बोल देते हैं जाहिल कहाँ का नहीं, सर हम सुनेंगे। जब एक बार बोलते हैं हल्ला मत क्या करो, वीडियो बन रहा है तो और तो जाहिल वाला काम करेगा, समझो। देखो, जब हमारा वर्ल्ड का पहले बंटवारा हुआ था, पूरे विश्व का विभाजन हुआ था, तो विभाजन इस वजह से हुआ था क्योंकि बहुत सारे देश जो आपका द्वीप समूह था वो ज्ञात नहीं था, अननोन था। तो जितने नोन थे उसके हिसाब से बांट दिया था। तो उसके हिसाब से बांटा गया था। तो ये जिससे है ना, इस लाइन को इससे इधर, तुर्की से इधर को कह दिया गया, क्या कह दिया गया? पश्चिमी, पश्चिमी के देश। और इसको कह दिया गया पूर्वी देश। क्या कहा गया? पूर्वी देश। ठीक है। उसके बाद जापान के बाद ना उधर से उधर है ही नहीं, कुछ छोटे मोटे द्वीप है, तो उसको लोगों ने उस समय ज्ञात नहीं था तो उसको इग्नोर कर दिया, कंसीडर कर दिया। ज्योग्राफी में जब कोई चीज एक बार मार्क हो जाती है ना, तो दोबारा उसमें चेंज ही नहीं होता है, समझे। बहुत मुश्किल होता है चेंज होना। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, ध्यान से देखो जरा नक्शा की ओर। तो ये आपका एशिया था। एशिया में हम लोग, ठीक है, इधर आ चुके थे। इसके बारे में हमने देखा था, सार्क देखा था ना। सार्क किसमें आता है? दक्षिण, है ना, दक्षिण जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। उसके अलावे इधर हमने पढ़ा था आसियान। क्या ये कौन सा डायरेक्शन था? आसियान कौन सा डायरेक्शन था? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसको हमने कहा था पश्चिमी, पश्चिमी एशिया, है ना। इधर के इलाके अगर बात करें तो इस वाला देखो, आपका जो एशिया है इसको बोलते हैं हम लोग मध्य एशिया। क्या बोलते हैं? मध्य एशिया। और इसको इधर बोलेंगे हम लोग पूर्वी एशिया, समझे। सॉरी, पश्चिमी एशिया। क्या बोलेंगे इसको? पश्चिमी एशिया। तो मध्य एशिया में कितने कंट्री आते हैं? 5 कंट्री। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। 5 कंट्री के बारे में हमने देखा था। एक बार हम, आप लोग इतने दिन छुट्टी हो गए तो होप सो आप लोग बिल्कुल रूल का पालन करते हैं कि हम भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो हम भी ठान लिए हैं कि आपको बिना याद कराए नहीं रहेंगे। तो चलिए जरा एक बार हम एक बार पहले छोटे छोटे सेगमेंट में वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे डिटेल्स पे, है ना। हमने पहले सार्क के कितने देश पढ़े थे? 8 देश। 7 की 8? 8 देश, है ना। सार्क में कौन कौन है बोलो? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसके बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने आसियान कंट्री के बारे में पढ़ा था। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, है ना। तो आसियान में कितने देश थे? 10 देश। कितने देश? 10 देश। 10 देशों में जरा बोलेंगे एक बार। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ट। लास्ट में किसको उठा लेना है? वो हमारा आसियान का हिस्सा नहीं है, बट वो छूट जाएगा नहीं तो, है ना। उसके बाद हमने देखा था चाइना, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24 देश, है ना। उसके बाद आइए मध्य एशिया में 5 देश। KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 देश। 24 और 5 29, है ना। उसके बाद हमने 3 देश देखा था काकेकस पर्वत पर, याद है? 3 देश कौन कौन?
जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। काकेकस पर्वत, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? काकेकस पर्वत। कौन सा पर्वत है? काकेकस पर्वत। ठीक है, इसके बाद हमने पश्चिमी एशिया के बारे में देखा था, है ना। पश्चिमी एशिया को हमने ग्रुप में पढ़ा था, है ना। दो दो का ग्रुप था, कहीं तीन तीन का भी ग्रुप था, तीन का ग्रुप था, एक जगह दो का ग्रुप था, है ना, जिसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया एक ग्रुप था। दूसरा में क्या था? लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, है ना। और यहाँ था जॉर्डन और मिस्र, जॉर्डन और मिस्र, यही दो दो था ना, बाकी तीन तीन मिलेगा। सऊदी अरब, ठीक है, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। बात समझ में आया? तो हम लोग इतने सारे कंट्री के बारे में देखा था। तो मध्य एशिया में 5 है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी एशिया में कितने देश हैं, ठीक है, तो पश्चिमी एशिया में टोटल 17 देश हैं। कितने देश हैं? 17 देश हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये आपका क्या था? पूरा ईस्ट था, इधर वेस्ट था, तो ईस्ट में भी मिडिल का हिस्सा है। किसका हिस्सा? मिडिल का हिस्सा। ये मिडिल ईस्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं बांटा गया था, एशिया के अकॉर्डिंग नहीं बांटा गया था, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। क्योंकि कभी कभी आपसे सवाल पूछ देगा मिडिल ईस्ट के कंट्री का दे दे, इनमें से कौन सा कंट्री मिडिल ईस्ट में नहीं आते, नहीं समझे? तो ये क्योंकि ये अभी हम यहाँ एशिया की बात ही, मिडिल ईस्ट में एशिया नाम आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसको मिडिल ईस्ट कंट्री कहते हैं। टोटल 17 देश हैं। कितने देश हैं? 17 देश हैं। आप यहाँ से जब काउंट करेंगे तो आपको 17 देश वही है जो भी हमने काउंट किया। उसके अलावे अब अगर हम बात करें, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री में, तो मिडिल ईस्ट कंट्री में ज्यादातर अगर ध्यान से देखो तो मुस्लिम कंट्री है। कैसे कंट्री है? तुर्की, सीरिया, ये सब कैसी कंट्री है? मिस्र का नाम मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, है ना, एक को छोड़कर इजराइल, है ना। इजराइल कैसा है? किसका कंट्री है? यहूदियों का कंट्री है ना। इधर इजराइल ने किसको खा गया है? फिलिस्तीन को। पहले इजराइल छोटा था, फिलिस्तीन बड़ा था, अब फिलिस्तीन हो गया छोटा, इजराइल हो गया है बड़ा। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत पैसा है, उस वक्त बहुत हथियार भयंकर है, नहीं समझे? जितना छोटा देश है इजराइल, उतनी घातक देश है। अमेरिका अमेरिका नहीं टकराता इससे। यहाँ एक यही एकमात्र ऐसा देश है इजराइल जो किसका है? यहूदियों का है। दुनिया में अगर सर्वाधिक यहूदी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इजराइल में। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा यहूदी को सताया गया, कहाँ सताया गया है? इजराइल में। इजराइल में यहूदी को बहुत सताया गया था। जब हिटलर के समय में 5-5, 4-4 साल के बच्चों को 15-15 दिन तक भूखा रखा गया था, रॉड से मारा गया था, इतना सताया गया था इजराइल में। यानी कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म किसी के ऊपर हुआ है, यहूदी के ऊपर हुआ है। कहानी आपको बताया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि हिटलर ने घर में छुपा था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में, यहूदी के घर में उसने बता दिया था, तो गुस्से में आके उसने कितने 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया था। एक दुगो नहीं, हजार में नहीं, लाख में। कितने लाख? 60 लाख, समझे? तो सबसे ज्यादा यहूदी कहाँ रहते हैं? इजराइल में। अब बाकी सारे कैसे कंट्री हैं? मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है। अगर आप देखा जाए, ध्यान देखो इधर नक्शा में, जिनके पास भी मैप एटलस ओपन कर रखे हैं, मार्क करते चलो साथ के साथ एटलस पे। आपको बिया में नहीं दिखाना एटलस, ठीक है। जिनका पेन है, पेंसिल है, गोल घेरा लगा दो, ये इधर कंट्री को ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, साथ साथ नोट डाउन करते चलो, या अलग से नहीं नोट करवाएंगे आपको, है ना। तो इस सर के एरिया क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया, यानी मध्य एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया। इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में कितने कंट्री? 17 कंट्री। मिडिल ईस्ट में मेजोरिटी किसकी है? मुसलमानों की। एकमात्र देश जहां सर्वाधिक यहूदी रहते हैं, उनका नाम क्या है? इजराइल। कहाँ है? इजराइल, ठीक है, इजराइल। अगर हम बात करें
इधर सारे कंट्री में, ठीक है। तो फटाफट से इसको मार्क करिए, और मार्क करके जब तक इतना बताया हूं, यहूदी कास्ट है सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी कहाँ रहते हैं? इजराइल में रहते हैं, ठीक है। अब जरा समझते हैं, समझते चलो, मार्क करते चलो। देखो ये जो देख रहे हो, इस पूरे कंट्री को पहले पहले अरब कंट्री कहा जाता था। अरब देश, क्या बोला था? अरब देश, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सी है? अरबियन सी। तो उसके बगल वाले देश को क्या बोलते थे? अरब देश, ठीक है। अरब देश जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अच्छा, अरब देश जो है ये द्वीप में आएगा कि प्रायद्वीप में? अरबियन कंट्री को क्या बोलेंगे, द्वीप की प्रायद्वीप? प्रायद्वीप। क्यों? क्योंकि द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा होता है। क्या ये चारों ओर पानी से घिरा है? नहीं, तीन ओर पानी से घिरा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? प्रायद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, ठीक है। ये पहले एक देश हुआ करता था, धीरे धीरे समय के अनुसार एक टूटता गया। अभी के समय में टोटल इसमें 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। मार्क कर लेना, 7 देश हैं इसमें। कौन कौन 7 देश हैं? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। हो गया? 7 हो गया। उसके आगे इस पे कुवैत में नहीं घुसना है, सोच रहा वो उधर है, कुवैत इराक देने है इधर, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये कुवैत पे नहीं जाना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अरब देश में कितने कंट्री हैं? 7 कंट्री हैं। सातों का नाम बता देंगे, जल्दी जल्दी सब लोग बोलेंगे, ठीक है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये है ना, ठीक है। बहरीन के बाद ओमान कौन बोल रहा था? ठीक है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, 7 नहीं 6 हुए? नहीं, यहाँ पे 7 कंट्री हैं, इराक नहीं है इसमें, ठीक है। सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, अच्छा अच्छा कुवैत आएगा, इराक नहीं आएगा, सॉरी कुवैत, इराक नहीं, इराक इधर कोना में है ना, कुवैत। 7 देश का फटाफट नाम बोलिए। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, है ना, अरबियन कंट्री। आपसे पूछेगा कि मध्य एशिया में कितने कंट्री? 5 कंट्री। के याद है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। इधर में टोटल ईस्ट ईस्ट मिडल में कितने हैं? 17 कंट्री, ठीक है। आइए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। हालांकि एशिया में 3 प्रायद्वीप है, एशिया में, एशिया महाद्वीप में देश में 3 प्रायद्वीप है। जरा ध्यान से समझते चलिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अरब प्रायद्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। दूसरा आपका इंडिया का ये वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार, दक्कन प्रायद्वीप, क्या बोलते हैं? दक्कन प्रायद्वीप, दक्कन पेनिसुला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रायद्वीप को? पेनिसुला। इसको बोलते हैं अरबियन पेनिसुला, इसे क्या बोलेंगे? दक्कन प्रायद्वीप यानी पेनिसुला। तीसरा, अगर देखा जाए तो आज के 200 साल पहले इन सारे कंट्री पे किसका शासन था? यूरोप वाले का। किसका था? यूरोप वाले का शासन था। पहले अलग अलग कंट्री नहीं हुआ करता था, एक ही कंट्री हुआ करता था। इसको ध्यान से देखो, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, ये भी क्या हो गया? प्रायद्वीप, है ना। क्योंकि ये प्रायद्वीप जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बसा हुआ है। किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में, इसीलिए इसको कहा गया है इंडो चाइना, इंडो चाइना, इंडो इंडो चाइना प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप यानी इंडो चाइना पेनिसुला,
ठीक है, इंडो चाइना पेनिसुला, ठीक है। हो गया। तो कितने प्रायद्वीप हैं? 3, है ना। एशिया महादेश में कितने प्रायद्वीप? 3 प्रायद्वीप। कौन कौन? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चाइना प्रायद्वीप। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत और चाइना के बीच जो प्रायद्वीपीय पठार है उसे किस नाम से जानते हैं? इंडो चाइना प्रायद्वीप। इंडो चाइना प्रायद्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। आइए, अगर ध्यान से हम देखें, हो गया यहाँ तक? ये आपका ईरान है ना, ईरान। ईरान का पुराना नाम क्या है? पारस। ईरान का पुराना नाम क्या है? पारस। और यहाँ की भाषा फारसी, यहाँ की लैंग्वेज फारसी, ठीक है। ईरान की भाषा क्या है? ईरान की पुराना नाम पारस। आपको पता होगा, जब हम सिंधु सभ्यता पढ़े थे तो हमने वहां पे कहा था, इतिहास में जो नहीं पढ़े हैं, जब दोबारा भी हिस्ट्री शुरू होगा तो हम बताऊंगा कि सिंधु सभ्यता के समय में उनका व्यापार फारस से होता था, पता था ना। तो ईरान का पूरा नाम क्या था? पारस। वहां की लैंग्वेज क्या था? फारसी। भारत में फारसी भाषा किसका दरबारी लैंग्वेज था? भारत में फारसी मुगलों का। किसका था? मुगलों की भाषा क्या था? फारसी। फारसी थोड़ा सा ना टिपिकल्ट होता है, हिंदी से भी टिपिकल्ट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अकबर के समय में हिंदी और फारसी को मिला के बना दिया उर्दू। नहीं, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कोई वर्ड का, जैसे आप बोलते हैं बैठिए, है ना, तो बैठिए कैसा वर्ड है? उर्दू है। उसको हिंदी में बोलते हैं आसन ग्रहण कीजिए। तो कितना टेढ़ा है, आसन ग्रहण कीजिए। और इसको फारसी में बोलते हैं तशरीफ रखिए। सुनिए, तशरीफ रखिए। उस दूसरा और नहीं बोला जाएगा, तो अकबर ने दोनों को मिला कर बैठिए, नहीं तो, हाँ, उसी तरीके से ये क्या नाम है? ईरान। जरा ध्यान से देखो, इसके नीचे एक खाड़ी दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है? फारस की खाड़ी, क्या बोलते हैं इसे? फारस की खाड़ी। खाड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गल्फ। क्या बोलते हैं? गल्फ। तो इसको हम बोल सकते हैं गल्फ ऑफ फारस। क्या बोल सकते हैं? पेज नंबर इसी में देखो ना, क्या नाम है? हाँ, आप पेज नंबर 53 या 54 में दिखो, 54 में दिख जाएगा, 55 में, 55 पेज नंबर में फारस की खाड़ी लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है? लिखा इतना मोटा मोटा 55 है, 55 नंबर में। अरे उतना बड़ा से लिखा हुआ फारस की खाड़ी नहीं मिला? फारस की खाड़ी, ठीक है। तो ये फारस के नीचे है, गल्फ ऑफ फारस भी कहते हैं, फारस की खाड़ी। इसे ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, ठीक है। फारस से सटे हुए टोटल 8 देश हैं, उसको बोलते हैं फारस की खाड़ी को क्या बोलते हैं? 8 देशों से गल्फ कंट्री कहा जाता है। फारस की जो खाड़ी है, ठीक है, यानी कि जो खाड़ी है, इससे सटे हुए टोटल 8 देश हैं, उसे बोलते हैं गल्फ कंट्री। कई बार आप नाम सुने होंगे, खाड़ी देश। खाड़ी देश ने हमला किया, खाड़ी देश ने व्यापार बंद कर दिया, पेपरों में या न्यूज में नाम आपने सुना होगा ना, खाड़ी देश। नहीं, खाड़ी देश, तो उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ कंट्री। क्या बोलेंगे? खाड़ी इंग्लिश क्या बोलते हैं? गल्फ। और देश को कंट्री, गल्फ कंट्री। टोटल 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था गल्फ और कंट्री में, जरा नोट कर लो फटाफट, कितने देश हैं? 8 देश हैं। इस 8 देश के में
लिख लिया। देखो जैसे आप लोग बोलते हैं ना तो बिल्कुल सही बोलते हैं, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये देखो कुवैत पे चल जाते हैं। लेकिन हम सऊदी अरब क्योंकि बोलते हैं और शुरू में ही बोल देते हैं ना, लेकिन याद रखिए सऊदी अरब के जो बॉर्डर लग रहा है ना इतना दूर, तो क्या वो गल्फ कंट्री में नहीं आएगा गिनती? आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बोलो, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। 8 हो गया। जब गल्फ कंट्री की बात करेगा तो यहां पर बीच में किसको घुसा देना है? सऊदी अरब को। अरबियन कंट्री की बात करेगा तो आपको पता ही है कौन कौन बोलेगा अरबियन कंट्री में? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। कुवैत जाके ब्रेक लगा देना है ना। अगर आपसे बोले गल्फ कंट्री का नाम बताइए, तो गल्फ कंट्री में कौन कौन से कंट्री? 8 देश है। पहले दिमाग में मान लेना कितने देश है? 8। कहां से चलेंगे हम लोग? जहां जुड़ा हुआ है ओमान से, है ना। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, है ना, और फिर कुवैत, इराक, ईरान, है ना। ये सब ध्यान में रहेगा आप लोग को, क्योंकि ये सब आपको कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनमें से कौन सा खाड़ी देश नहीं है, समझे? या खाड़ी देश की मिलान करिए, कुछ पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अब के समय का एग्जाम ऐसा होता है सोचना पता नहीं चलता एग्जाम पूछता कहाँ से है। इसलिए आपको हर चीज जानना जरूरी है। पहले क्या होता था, सटीक क्वेश्चन आते थे, पता होता था यहाँ से याद आने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? खाड़ी देश। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? हमने जितना जितना चीज पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते, 2-3 मिनट लगेगा, फिर चलेंगे हम लोग तुर्की पर। सबसे पहले हमने देखा था किसके बारे में? कितने एशिया महादेश में कितने प्रायद्वीप हैं? 3। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। ठीक है, और एशिया महादेश में 3 है, उसमें तीनों में कौन कौन आएगा? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप, है ना। आपसे दक्कन प्रायद्वीप में कितने देश हैं ऐसे नहीं पूछे, वो भारत का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दक्कन का पठार आपने पढ़ा है तो प्रायद्वीप ही हिस्सा है, इसलिए उसे प्रायद्वीप कह देंगे। ठीक है, अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं? 7 देश। कितने देश? 7 देश। बोलो, अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। क्या है, तूफान खा रहा है क्या इसको तुम? तो बोलो, काहे नहीं बोलता है? डॉक्टर मना किया क्या कि आज मौन रखना है? ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था किसके बारे में? दूसरा ईरान के बारे में ना। ईरान, ईरान कैसी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है ना। यहाँ की लैंग्वेज, पूरा नाम फारस, तो यहाँ की लैंग्वेज क्या है? फारसी। इसके नीचे का जो सागर से क्या बोलते हैं? खाड़ी से क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी से कितने देश? 8 देश। कितने देश? 8 देश। कहां से शुरू करेंगे? यमन नहीं, यमन नहीं, ओमान। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। जब दिमाग में नक्शा को फिट करते चलो, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब ये होता है तो होता है, यहाँ है तो है, सीधी सी बात। ठीक है, नक्शा एकदम दिमाग में फिट होते चलना चाहिए, यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके बारे में, जो कंट्रीज है कंट्रीज के बारे में एक एक देखते हैं, जहां तक हमने नहीं देखा था। पहले तुर्की के बारे में चलते हैं ना, बोलना वो कुछ, तुर्की के बारे में चलते हैं ना। चलिए, तो तुर्की की तरफ सब लोग निकालेंगे। जिनके पास खान सर का मैप है उनमें अलग होगा बना हुआ, और जिनके पास ये मैप है, कौन सा? एटलस, दोनों को बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड है। अरे तो बहुत बहुत बढ़िया दिख रहा है,
देखो कितना बढ़िया दिख रहा है तुर्की उर्की, है ना, नक्शा बढ़िया है, फुल एचडी में आया है, समझिए। दरोगा जी को कितनू डांटो ना, समझिए। ये आपका है तुर्की, ठीक है। तुर्की का अगर ध्यान से देखिए सब लोग, सबके नक्शा मिल गया है। जिनके पास ऑक्सफोर्ड का है वो पेज नंबर 55 में देखेंगे, उसमें थोड़ा सा क्लियरली सब कुछ दिखा हुआ मिलेगा, ऊपर कोना में है तुर्की। और जिनके पास खान सर का है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तुर्की समझिए, तुर्की की राजधानी अगर देखें, तुर्की दो हिस्सों में बटा हुआ है, समझ इधर, ये तुर्की है, तुर्की का ये कुछ हिस्सा ऊपर आ गया है और 97% हिस्सा जो है अब एशिया महादेश में है। 97% किस महादेश में? एशिया में। और 3% कहाँ चला गया है? यूरोप में। कहाँ चला गया है? यूरोप में। तुर्की के ऊपर देखिए आपको लिखा हुआ काला सागर, लिखा है, जरा नक्शा ध्यान देखो, तुर्की के ऊपर क्या लिखा होगा? काला सागर, फटाफट मार्क करते चलो, काला सागर। अब तुर्की के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भूमध्य सागर। क्या लिखा हुआ है? भूमध्य सागर लिखा है। तुर्की के नीचे कौन सागर है? भूमध्य सागर। ये अंग्रेजिया में ससुरा लिख दिया कुछ कुछ, छोड़ो। नीचे क्या है? भूमध्य सागर। दो सी लिखा है, एग्रेनियन सी, और ये पता नहीं कुछ लिख दिया। नीचे क्या है? भूमध्य सागर। ऊपर क्या है? काला सागर। ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में एक और सागर होगा, इसका नाम होगा मरमरा सागर। लिखा है मरमरा सागर, हाँ, इसी को भूमध्य सागर कहते हैं। तुर्की के नीचे भूमध्य सागर और तुर्की के ऊपर काला सागर। तुर्की किन दो देशों के बीच स्थित है? भूमध्य सागर और काला सागर। यहाँ पर छोटा है वो सागर है, इसे बोलते हैं मरमरा सागर। क्या बोलेंगे? मरमरा सागर। मरमरा सागर और ब्लैक सागर, काला सागर को बीच में जोड़ने वाली एक जल संधि है। उस जल संधि को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वास्पोरस की जल संधि। क्या बोलते हैं? नहीं लिखा हुआ ना, लिख लो, वास्पोरस की जल संधि। किसी किसके बीच है हुआ? मरमरा सागर और काला सागर को अलग करने वाली, मिलाने वाली जल संधि का नाम क्या है? वास्पोरस की जल संधि। वास्पोरस की जल संधि। मरमरा सागर और काला सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? वास्पोरस की जल संधि जोड़ती है। दो सागरों के बीच एक पतला सा रास्ता पानी जाने के लिए, नहर टाइप का, उसे बोलते जल संधि। दो जलों को मिलाने वाला संधि। आपको नक्शा में नहीं दिख रहा होगा, बहुत पतला है, उतना पतला को नक्शा में नहीं दिखा पाएगा, ठीक है, क्योंकि नक्शा बनाते वक्त हर चीज का ध्यान रखा जाता है, उसमें हर चीज आपको नहीं शो करेगा। जिनके में मरमरा सागर नहीं लिखा लिख लो, और लिखा है तो ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि तुर्की की दो राजधानी है। इधर की राजधानी के नाम है अंकारा, इसका नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है? इस्तांबुल, इस्तांबुल लिखा हुआ है, इस्तांबुल या इस्तांबुल जो भी है। तो तुर्की के कितने राजधानी? दो राजधानी। एशिया वाले तुर्की की राजधानी अंकारा, यूरोप वाले तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। कौन सी राजधानी? इस्तांबुल। इस्तांबुल, इस्तांबुल का पुराना नाम था, इस्तांबुल का पुराना नाम था, उसे हम लोग क्या कहते थे? कस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कस्तुनतुनिया। सिकंदर कहाँ कराने वाला था? कस्तुनतुनिया का ही था, मेसिडोनिया जिसको बोलते थे ना। तो इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था?
कस्तुनतुनिया, ठीक है। इस्तांबुल का पूरा नाम कस्तुनतुनिया। इस्तांबुल एशिया महादेश में कि यूरोप महादेश में? यूरोप महादेश में, है ना, यूरोप महादेश में, ठीक है। जो 97% हिस्सा है तुर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है, इस 97% तुर्की को हम लोग बोलते हैं अंतोलिया। क्या बोलते हैं? अंतोलिया। अंतोलिया। ये जो 97% तुर्की का हिस्सा है एशिया महादेश में, तो क्या बोलते हैं? अंतोलिया। और जो आपका 3% इसको बोलते हैं थ्रेस। लिखा है क्या तुम्हें? थ्रेस। अंतोलिया और थ्रेस। तो अंतोलिया की राजधानी अंकारा। अंतोलिया की राजधानी अंकारा। और इस्तांबुल की राजधानी नहीं, थरेस की राजधानी इस्तांबुल। लड़की लोग कंफ्यूज हो गई, इतना बता दिए है, बताओ कौन किसका है, पता नहीं चल रहा है, किसको किधर मिलाना है। नहीं हो गया वो यहां तक। ठीक है, तुर्की कितना है? 2 है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि वास्पोरस की जल संधि, क्योंकि यहाँ से यूरोप आ गया और एशिया, ध्यान रखिएगा हमेशा मेजोरिटी चीज पूछा जाएगा। 2 देशों को अलग करने वाली जल संधि, जैसे भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा होती है, ऐसे पूछते हैं। उसे एशिया महाद्वीप अलग हो गया और यूरोप महाद्वीप अलग हो गया। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि, मुंडी हिला तुम 2-3 बार करके। हाँ, तो रहा है क्लास में, हमें सब दिखता है ऐसे। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि वास्पोरस की जल संधि। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत श्रृंखला काकेकस पर्वत। पर्वत श्रृंखला काकेकस पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला देश तुर्की। कौन सा है? क्योंकि इधर इधर से आ गया यूरोप, इधर से आ गया एशिया। कौन सा देश है? तुर्की, ठीक है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। ध्यान रखा करो क्वेश्चन में, भावनाओं में ढल जाया करो तुम लोग, ठीक है। आइए, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पठार का नाम क्या है? अंतोलिया का पठार। कौन सा पठार? अंत, क्योंकि ये पठार इस हिस्सा है, इसका यूरोप हो गया, नीचे क्या आ गया? अंतोलिया का पठार। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पठार अंतोलिया का पठार। एशिया यूरोप को अलग करने वाली पर्वत काकेकस पर्वत। एशिया यूरोप को अलग करने वाले देश तुर्की। जल संधि वास्पोरस की जल संधि, है ना। ये तो लिखा भी है, सी ऑफ मरमरा, जिंदा नहीं, मरमरा, ठीक है। ये तुर्की जो है ना 97% हिस्सा वाला, इसमें यहाँ का एक बहुत बड़ा झील है, ठीक है, आपको साथ नहीं देख रहा होगा, ठीक है। एक दूसरा, एक तो वान झील है, एक दूसरा एक और झील है, उसका नाम है क्वास झील। लिखा है कहीं पे नक्शा में, देखिए इधर कहीं मिलेगा क्वास झील। एक क्वास झील मिलेगा, वान झील तो है ही है ना। तुर्की में एक झील, इसका नाम है वान झील। हमें मेन इंपॉर्टेंट वान झील जानना है, तो वान झील को मार्क करो। हाँ वही देखो, हाँ वान झील, वान कौन सी सब की है। तुर्की में एक झील, इसका नाम क्या है? वान झील। वान झील में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है। सॉल्ट बोले तो नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। दुनिया का सबसे खारे पानी वाला झील वान झील।
भारत का सबसे खारे पानी वाला झील चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। तो दुनिया का सबसे खारे पानी वाला झील वान झील। दुनिया का सबसे खारे पानी वाला झील वान झील। वान झील जो है, इसमें अगर हम बात करें कि इसमें खारापन कितना है बउआ, खारापन मतलब इसमें नमक की मात्रा। देखते नमक वाला पानी पियो तो अजीब लगता है, अगर आप कभी पिया ही नहीं जाएगा, अंदर ही नहीं गला से। जो कि हमारे यहाँ जो नमक है, इसका बारे में बताऊंगा तो उसके मुकाबले में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका जो है 330 परसेंटेज नहीं है, 1000 ml में कितना है? 330। परसेंटेज निकालते हैं हम से 30%, तो परसेंटेज में कितने जीरो होते हैं? कभी से आप लोगों ने मीनिंग से समझने की कोशिश किया है? 2 जीरो क्यों देते हैं ऊपर नीचे? क्योंकि 100 पे कंपैरिजन होता है। यहाँ लिख दिए 3 जीरो, मतलब 1000 पे। गलती से वो नहीं लिखा गया, इसे है ना लिखा गया है कि ये 330, इसका मतलब है कि प्रति 1000 पर कितना है? 330। बहुत ज्यादा होता है, ये पानी पिया ही नहीं जाएगा। इसको फिल्टर करने में बहुत खर्चा आता है। अपने यहाँ सोच रहा कोई खर्चा नहीं आता, सिर्फ 20 रुपए बोतल बेचता है। नहीं समझे? ये खर्चा कर बिकिए जाएगा। तभी देखते होंगे दुबई उबई में पानी बहुत महंगा मिलता है ना? वहाँ पीने वाला पानी बहुत ही महंगा मिलता है। इधर के एरिया में क्योंकि सब समुंदर उमुंदर है, तो यहाँ खारा पानी ज्यादा मिलता है, इसको प्यूरिफाई किया जाता है ना। समझिए, तो दुनिया का सबसे खारे पानी वाला झील कौन सा है? वान झील। किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुर्की में। हो गया तुर्की। तुर्की में किसी कोई डाउट नहीं? अब चलते हैं साइप्रस। कहाँ चलते हैं? साइप्रस। साइप्रस आपको वो नीचे दिखेगा ना, साइप्रस। साइप्रस कैसा है? द्वीप है कि प्राय द्वीप है? द्वीप है ना साइप्रस। एक नंबर एक करमफोर द्वीप है, करमफोर देश। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? निकोसिया। निकोसिया। निकोसिया इनकी राजधानी कहाँ है? आपके नक्शा में देखिए फटाफट सब लोग, राजधानी निकोसिया लिखा होगा। लिखा है। ये भी ससुरा इतना कर्जा में डूब गया है कि जैसे श्रीलंका बिका वैसे अब इसका हालत होने वाला है, हो चुका है। तीन अब इनके पास औकात से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। कर्जा में देखता है हमेशा गरीब आदमी मरता है, अमीर आदमी नहीं मरता है। लेता इसलिए उसको किसी ने बहका देता है कि तू जानता तेरे अंदर इतना टैलेंट है, तो 10 लाख तू अगर लोन ले ले, अगर दुकान खोल दे, दोस्ते लोन दिवाएगा और दुकान पे ठेका खोल देगा फिर। है? खरीदा किसी ने नहीं, बता रहे हैं आपको, सुनो तो। जैसे आपके दोस्तों ही कहा है काम करना, जैसे पढ़ने के लिए 3-4 लड़का आता था, याद है? एक जो लड़का जो कहता था कि मेरा दिल टूट गया, है ना, उसको किसी ने दोस्तों ने चढ़ा दे काम कर, तो पापा ऐसे पैसे वैसे ले ले 15 10 8 10 12 लाख रुपए लगा करके तो कुछ खोल दे बार बार, और सब दोस्तें उसमें अड्डा जमाए रखता है। मान लो कि आपके दोस्त ने कहा काम कर 5 लाख रुपए लोन ले ले और किराना का दुकान खोल, मतलब फॉर्चून की, बहुत बढ़िया चलेगा। अब किराना की दुकान खोल दिया, उसमें तो महिलाएं लेडी लड़कियां बच्चे सब आते हैं, और 4 गो लड़का वहां बैठ करके पूरा वो करेगा, तो वहां सामान ले जाएगा, तो डूबे करेगा। उसी तरीके से इसको किसी ने कह दिया कि एक काम करो, तुम जो है ना लोन ले लो और लोन लेकर अपना विकास करो, तुम्हारा समुंदर ज्यादा है। अरे ठीक है भाई, लोन तो चुकाने का औकात भी तो होना चाहिए, चुकाए नहीं पे कर्जा में डूब गया। तो जैसे श्रीलंका का हालत हुआ, इसको बचाने की बहुत कोशिश किया। ठीक है, लास्ट में इसको पे आउट पैकेज दिया गया। क्या दिया गया? पे आउट पैकेज। पे आउट पैकेज उसे दिया जाता है, ठीक है, उसको बेल आउट पैकेज भी कहते हैं। जब कोई डूबता हुआ को
बचाने की कोशिश करे तिनके की सहारा, उसे कहते हैं बेल आउट पैकेज। अब बेल आउट पैकेज जिसको मिल जाता है वो दिवालिया हो जाता है। दिवालिया कहने का मतलब उसका शासन उसके पास नहीं रहता है। अब बेल आउट पैकेज देता कौन है, आप समझ गए होंगे। कौन देगा? आईएमएफ। कौन देगा? आईएमएफ। किसी को बिकना है तो कहां से लोन ले? आईएमएफ से। नहीं, जैसे अगर आप कोई छोटा मोटा बैंक का लोन ले लेंगे, बहुत सारे छोटा मोटा बैंक आजकल चलते फिरते रास्तों में, 2-4 लाख लेके भाग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नहीं एसबीआई के लेके भागो, वो छान लेगा आपको रास्ते में। जैसे मछली छानते हैं ना, मछली तैर रही होती है, नीचे से फंसा के उठा लेते हैं सर के, जा आ गया हमारे जंजीर में, वैसे एसबीआई वाले छान लेते हैं। तो उसी तरीके से अब वो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, वो जिसको देती है उसको अपने ऊपर कब्जा में ले लेती है। श्रीलंका को भी देने वाली थी, वो तो हमने बचा लिया, समझे, वरना श्रीलंका भी किसके हाथ में होता? आईएमएफ के हाथ में होता। तो ये पूरा तरह से दिवालिया हो गया है। अब अगला बारी किसका है? पाकिस्तान का। वहां पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आटा बहुत महंगा हो गया, उस ससरा एकदम ना बिकने वाला है, समझे। जब दुश्मन बर्बाद हो रहा हो तो उसे साथ देना चाहिए बर्बादी के लिए, बचाने के लिए नहीं, किसके लिए? बर्बादी के लिए। या और सोच रहा तू और अच्छे से बर्बाद हो, समझे। तभी 3-4 साल बाद पाकिस्तान का वही हाल होने वाला है। वहाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भले ही इंडेक्स में 35वां रैंक दिखा दो, 50वां रैंक दिखा दो, उससे क्या हुआ? इंडेक्स में दिखाने से नहीं, समझे। तो ये आपका साइप्रस ज्यादा कुछ नहीं जानना है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। कर्जा में डूब गया, खत्म हो गया, बह गया समुद्र में। आ जाओ सीरिया। तो लड़की टेंशन मुद्रा में आ गई, ओ माय गॉड डूब गया, हम अच्छे वहां पर नहीं थे। देखो तो हद है, अरे खत्म हो गया साइप्रस, अब उसमें क्या सोचना। लड़का लोग का रहा सचरा, हम होते तो हम भी कुछ लूट के लाते। हाँ इधर चलिए सीरिया, कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है इसकी टेंशन ले रहे हो कोई? नहीं ना, खुशी मनाना चाहिए। इतिहास हमें पता है, इतिहास नहीं भूलेंगे। इतिहास दोहराए ना दोहराए भूलना नहीं है। मान लो कोई आपको एक गाल पे चमाटा मार दे और सॉरी बोल दे, सॉरी एक्सेप्ट है, लेकिन मौका मिलेगा तो हम भी एक जड़ देंगे, वो चीज नहीं भूलेंगे। नहीं, समझिए। सीरिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क। यहाँ सोचना पता नहीं चलता कौन किसको मार रहा है, यहाँ सब आपस में ही मार करता रहता है। कैसे मार करते रहता है, अभी इसको कहानी समझाता हूं, समझिए। सीरिया देख रहे हैं, ध्यान से सब लोग नक्शा में देखो। सीरिया, सीरिया पे आया, ये जो सीरिया है ना, यहाँ पे एक सरकार था जिसका नाम था, ठीक है, बशर अल असद। बशर अल असद। अरे सुसरा, इन लोग का नाम ही इतना लंबा होता है बीच वाले कंट्री का। इधर इतने देखते हैं, मोहम्मद बिन तेहरान 20, एहरान 20, डस्टबिन 20, कुड़बिन 20 करके लिख देगा ऐसे नाम। अभी यूएई का कोई राष्ट्रपति बना है, सॉरी वो जो भी बना है, वो नाम इतना लंबा है कि अगर उसको यूपीएससी का फार्म भरने को बोला जाए तो बोला काट के लिखो नाम, इतना लंबा नाम है इस चोट्टा का। उसका टिक मारना हो तो जो सबसे लंबा नाम रहे उसे टिक मार, याद मत करना, ठीक है। हाँ ऐसे रहेगा, पता नहीं कैसे रहता है। तो बशर अल असद, इतना याद नहीं रखना है, कितना याद रखना है? असद। असद की सरकार किसकी थी? असद की सरकार की दो बहुत बड़ी गलतियां था। पहली गलतियां था ये चोट्टा तानाशाह था, क्या था? तानाशाह। और दूसरी गलती इसका यह था कि ये रूस का साथ दे रहा था। अब समझ गए होंगे, रूस का साथ दे रहा है। अब एक देश है जो नहीं चाहेगा कि रूस का कोई साथ दे, कौन नहीं चाहेगा? अमेरिका, समझे। अमेरिका नहीं चाह रहा था कि रसिया, सॉरी सीरिया किसका साथ दे? रूस का। जैसे हम किसका अक्सर साथ देते हैं? हम रूस का साथ देते हैं क्योंकि रूस ने हमें वक्त पे बहुत कुछ दिया है, आपको कहानी बताया हूं, ठीक है। तो
अमेरिका ने भी बहुत कुछ दिया है, कुछ चट्टा हमारे खिलाफ दुश्मन बैठा के रखा है। अमेरिका एक ऐसा देश है वो हर देश का दुश्मन तैयार करके रखता है, और लड़वाना होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं लड़ता है कभी, वो आपके दुश्मन को दे देगा मिसाइल डिस्काउंट रेट पे, ठीक है, अब बोले मार उकरा, नहीं समझे। अमेरिका जो है ना, अब इसकी कहानी बताता हूँ, अब बताते आ रहा हूँ। कहते हैं ना कि इन लोग अमेरिका वाले से इतना तकलीफ क्यों होता है, तकलीफ इसलिए होता है, इतिहास पता है हमें। यूरोप और अमेरिका ये ऐसे देश हैं, ऐसे हैं जो किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं हो सकता है, और हर देश का दुश्मन है पूरे। अगर दुनिया में कहीं खून खराबा हो रहा है, खून बह रही है, उसमें हाथ किसका होता है, अमेरिका को। फिर भी किसी के मजाल नहीं कि उसे आतंकवादी कह दे, समझ रहे हैं? ये फ्रंट पे नहीं आता, ये होता है टैलेंट। वो खूब कहेगा चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इस देश में यहूदियों पे जुल्म हो रहा है, भारत में ऊंच नीच का व्यवहार है, वो खूब बोलेगा। कभी किसी ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाया है, क्योंकि फ्रंट पे वार कभी नहीं करता है, नहीं समझे। अभी आ रहे हैं हम टॉपिक पे, समझिए। असद, बशर अल असद, किसकी सरकार थी, बशर अल असद। ये किसका साथ दे रहा था, रूस का, और एक तानाशाह सरकार था। अब अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये रूस का साथ दे, इसलिए अमेरिका अब इसमें बीच में आया। अब बीच में कौन आया, यूएसए। थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्पैक्ट कहानी हो सकती है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं बीच में इधर और आपको सीरिया बना के समझाऊंगा। ये आपका है सीरिया, ये सीरिया, ये आपका है यूएसए। यूएसए ने क्या किया, सीरिया में कुछ लोगों को चुना, ठीक है, जिसको विद्रोही कह सकते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा विद्रोही को दूर ले लेते हैं हम लोग सीरिया से। विद्रोही, ये विद्रोही किसके थे, सीरिया के। इसने, यूएसए वाले ने सीरिया के कुछ विद्रोहियों को दिया, हथियार दिया, और कहा कि तुम सीरिया के जो बशर सरकार है, ठीक है, असद, असद को मारो। किसको मारो, असद को मारो। क्या यूएसए डायरेक्ट असद को मार रहा था, किसको मार रहा था, रसिया को। लेकिन क्या डायरेक्ट मार रहा था, नहीं, इनडायरेक्ट मारा तो इधर आपका रूस है, ध्यान से समझते चलिएगा। इसने, यूएसए ने इस विद्रोहियों का साथ दिया और इसको हथियार दिया और कहा कि असद की सरकार को मारो। असद की सरकार को ये हमला कर रहा था, साथ में कौन, ठीक है, ये तो क्योंकि असद की सरकार को हमला करेगा, असद वाले किसको मार रहे थे, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर हमला करे तो विद्रोही को मारेगा। अब ये असद के साथ में कौन था, रूस, तो रूस किसको मार रहा था, विद्रोही को। अमेरिका किसको हथियार दे रहा था, किसको मार रहा था, असद वाले किसको मार रहे थे, और रूस वाले भी। तो विद्रोही इनडायरेक्ट कौन 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 पिटा रहा था, यूएसए। लेकिन यूएसए तो पिटा तो रहा नहीं था, वो तो बैकफुट पे खेल रहा था। बस समझिए, इन्हीं सब विद्रोहियों के कारण जब विद्रोह इतना हुआ, इतना खून खराबा हुआ, अभी आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, आप देख के दहल जाएगा आपका दिल कि ये सीरिया में हुआ क्या, ठीक है। इतना ज्यादा विद्रोह हुआ, घर जला दिए गए, तब छोड़ तोड़ फोड़ कर दिया गया, मार दिया गया बहुत लोगों को, कि इसी से जन्म होता है आईएसआईएस। नाम सुने, आईएसआईएस का जन्म होता है। अब ये आईएसआईएस आतंकी संगठन है। आतंकी संगठन किसी का नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है। अब आईएसआईएस वाले किसको मार रहे थे, विद्रोहियों को, और किसको मार रहे थे, असद को। रूस वाले किसको, असद वाले किसको मार रहे थे, विद्रोही को और आईएसआईएस को। रूस वाले किसको मार रहे थे, विद्रोही को और आईएसआईएस को। सब आपस में मार कर रहा है, देख लो कितना मार कर, इतना मार कर रहा है कि अंदर का आंतरिक गृह युद्ध छिड़ गया। और इस गृह युद्ध में पिटा कौन रहा था, क्या रसिया पिटा रहा था, क्या यूएसए पिटा रहा था, सीरिया पिटा रहा था। कहीं न कहीं उसके अंदर ही अपना ही लोग पिटा रहे थे, ठीक है। और इसी में से एगो और नया जन्म हुआ, कुद्र। इसी विद्रोह में किसका जन्म हो गया, कुद्र।
उसने एक अलग मांग कर दिया, कुद्रेस्तान का हम इंडिपेंडेंट है। अब कुद्र वाले अब किसको मार रहे थे? विद्रोही को। कुद्र वाले किसको मार रहे थे? असद को। अब कुद्र वाले किसको मार रहे थे? आईएसआईएस को। आईएसआईएस किसको मार रहा था? विद्रोही को, असद को, कुद्र को। रूस किसको मार रहा था? विद्रोही को, आईएसआईएस को, कुद्र को। सब आपस में मार कर रहा है। सोच रहा हमारे यहाँ छोटा मोटा झगड़ा होता है, इतना नुकसान होता है। इतनी बड़ी बवाल युद्ध, बात समझ पा रहे हैं? आपको मैं कुछ फोटोज दिखाता हूं, आप फोटो देख करके आपको लगेगा ये हुआ क्या। ठीक है, देखो जरा, ये इस युद्ध में कौन पिटाया? क्या गुनाह था इन बच्चों का? इन बच्चों का बस गुनाह सिर्फ इतना था, इसने जन्म कहाँ ले लिया? क्या इसका गुनाह था ये? क्या वहां एप्लीकेशन दिया था जन्म लेने के लिए? इस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा? क्या बनेगा आगे चल के? क्या ये कोई वैज्ञानिक बन सकता है? क्या ये बच्चा आइंस्टीन बनेगा, डॉक्टर बनेगा? नहीं, ये आतंकवादी बनेगा। क्योंकि जब कोई समाज के द्वारा सताए हुए होते हैं, उनके अंदर बदले की भावना झलकती है। अब भावना पैदा होता है, आग पैदा होता है कि हम बदला लेना है। क्या बीत रहा है देखो जरा, क्या गुनाह था 3 महीने के बच्चे को? क्या इसने इसने बसर सरकार को मारा था? क्या इसने यूएसओ को मारा था? यूएसए को दया नाम की चीज नहीं उसके पास। ये तो छोड़ो, देखो, देख सकते हो आप? नहीं देख पाओगे, ये कोहरा नहीं है, इमेज खराब नहीं है, धूल है वहां। देखो ये छोटे छोटे बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चों को देखो, क्या क्या गुनाह था इसका? सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसको छोड़ो, देखो, आप देख सकते हो इसको? क्या इतनी बड़ी तबाही कोई लोकल कर सकता है गैंग? क्या लोकल बम कर सकता है? नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी तबाही सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हो सकता है? जब कोई शक्तिशाली देश का हथियार लाए। और शक्तिशाली देश के हथियार में किसने दिया होगा? अमेरिका ने। इतना सारा करने के बावजूद भी अमेरिका को किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका सबूत नहीं है। नहीं समझे? इनडायरेक्टली पूरा पूरा वर्ल्ड जानता है। तभी तो हम, देखो, सीरिया का हमारा रिश्ता अच्छा था, हम फिर भी साथ नहीं दे पाए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में सब कुछ देखना होता है। अगर सीरिया का साथ देंगे तो यूएसए नाराज हो जाएगा, फिर चोट्टा वो हमारे खिलाफ में मिसाइल डिस्काउंट में बेचने लगेगा हमारे दुश्मनों को, और कहेगा मारो। देख रहे हो, एक दो नहीं है, इतनी ज्यादा तबाही मचाया है। ये देखो, देखिए जरा, ये था सीरिया वॉर। आप गूगल पे भी लिखेंगे सीरिया वॉर, आपको दिख जाएगा। इसमें ऐसा रद्द कहां से हो सकता है बताइए? तो इतनी तबाही मचाया इन अमेरिका वालों ने। इसीलिए तो बोलते हैं कि अमेरिका, यूरोप, ये सब, चाइना, ये पाकिस्तान कभी भी हो जाएगा, ये समझे? यूरोप वाले कुछ भी हो जाएगा, कितनू बड़ा दोस्त हो जाएगा, हम जलियांवाला बाग को नहीं भूलेंगे। कितनू बड़ा कुछ हो जाएगा, हम उस मोमेंट को नहीं भूलेंगे जिसमें हमारे लाखों सैनिकों ने बलिदान दिया है, लाखों निर्दोषों ने जान दिया है। नहीं समझे? कल मैं ट्रेन पे आ रहा था तो मैं एक मूवी देखते आ रहा था, मैंने कहा चलो लाओ कौन सा मूवी देखूं। तो मैं एक मूवी मैं 7 बार देखा हूँ, कल 8 बार देखा था, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। कभी फ्री हो आप लोग अपनी प्रेम कहानी से तो बाहर निकल के देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, तो मतलब कि उसमें आप देख करके आपका ना पूरा कहते हैं ना कि आत्मा एकदम दहल जाएगा। उस घटना को नहीं भुला सकते हैं, भले ही हमारा ब्रिटेन बहुत अच्छा दोस्त हो जाए, मौका मिलेगा तो बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे अब कल क्लास करेंगे इसमें।